1850 से 1900 के बीच फोटोग्राफी को देखें तो भारत में बहुत प्रयोग हो रहे थे और जो नतीजे मिल रहे थे वे दुनिया को अचंभित कर रहे थे। यह एक साइंटिफिक और एक्यूरेट या एक वैज्ञानिक सत्य जो काल्पनिक न होकर वास्तविकता दिखा रहा हो, ऐसा यंत्र बनकर सामने आ रहा था जिस पर विश्वास किया जा सकता था। पेंटिंग की तरह, पर उससे अलग, यह सत्यता का गवाह था, ऐसा लोगों ने समझा। पर समय के साथ लोगों ने इसकी सत्यता को गहराई से देखा और इस मुद्दे को लेकर बहुत से विचार सामने रखे, जिससे इसके बहुत से पहलू सामने आए। Namaskar. Welcome to the Bida Das Show, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns, and art objects. जब जेम्स वाटरहाउस 1861 में भोपाल आए, तब बेगम को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एक्साल्टेड स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। वह पहली महिला थी जिन्हें यह खिताब मिला था, जिसकी लिस्ट में 34 स्टेट्स भी थे, जैसे कि महाराजा ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा आदि। इस खिताब में एक स्टार दिया जाता था जो सनबर्स्ट के बीच में लगाया जाता था। ये सनबर्स्ट बड़े छोटे सूरज की 52 किरणों का था, जिसके बीच में एक रिबन था जिसमें हेवेंस लाइट अ गाइड लिखा होता था। इसके साथ एक कॉलर भी होता था जो माला की तरह होता था और नीचे पेंडेंट होता था, जिसमें स्टार के सहारे एक क्राउन था जिसमें लॉकेट लटका होता था। इस लॉकेट में क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर वैसे ही ब्लू रिबन के अंदर होती थी जिसमें हेवेंस लाइट अ गाइड लिखा होता था। फोटो में बेगम अपने पूरे राजसी माला और दूसरे साजो सज्जा के साथ दिखाई देती हैं। वे जारदोसी की कशीदाकारी का गाउन पहनी है, पैर फुटस्टूल पर है और कुर्सी के पास पिटून रखा दिखाई देता है। वे जरी की शाही टोपी लगाई हैं जिससे याक के पूंछ के बाल सजोए हैं। बैकग्राउंड में काला स्क्रीन है और वे कुर्सी पर अकेले दिखाई देती हैं। इस दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान के राजाओं को, जो राजकाज में पहले से ही माहिर थे, शायद राजा कैसे होते हैं ये सिखा रहे थे और उन्हें राजा न होकर निचली पद्धति के लॉर्ड या बैरन इत्यादि बनना बता रहे थे। वे हिंदुस्तान के राजाओं को उनकी प्रजा अथवा उनके मंत्री, सिप्पा सालार वगैरह के साथ न रख के अकेले ही फोटो कंपोज कर रहे थे। हालांकि बेगम की कुछ फोटो विस्क बेयरर्स और कुछ साथियों के साथ भी हैं, परंतु ज्यादातर राजाओं की अकेले पोर्ट्रेट्स हैं। बड़ी बात यह है कि जब महिलाओं को फोटो खिंचवाने की मनाही थी, तब नवाब बेगम उत्साह के साथ इस प्रक्रिया में शामिल हो रही थी। वाटरहाउस के ये फोटोग्राफ्स अलकाजी कलेक्शन के डिजिटल एल्बम से उपलब्ध हुए हैं। इब्राहिम अलकाजी पुणे में पैदा हुए थे। वे एक बड़े आर्ट कनॉइस्योर, कलेक्टर और आर्ट गैलरी के ओनर तथा 1962 से 1977 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के थिएटर में नए आयाम जोड़कर इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त किया। नवाब बेगम जब हज पर जा रही थी, तब फ्रेडरिक फ्रिज जेम्स ने उनके फोटोज लिए। वे होशंगाबाद में बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यरत थे। इसके एल्बम एंड प्रिंट्स बेगम की पुस्तक अ पिलग्रिमेज टू मक्का 1970 में पब्लिश्ड है।
इन फोटोज में नवाब अपने पूरे राजसी ठाट बाट में तो हैं और साथ में 2 विस्क बेरर्स और एक अटेंडेंट भी हैं। वे एक बड़ा जड़ित क्राउन कैप पहने हैं जिसमें पंख जैसे लगे दिखते हैं। शरारा और लंबे कुर्ते के अलावा फर एजिंग वाला भी कुछ पहनी है। उनका लेफ्ट हैंड थैले के अंदर है, शायद यह रोजरी के लिए हो। विस्क बेयरर्स अंगरखा पहने हैं और एक हाथ में शायद कुछ ब्यूगल जैसा भी लिए हैं। ये फोटोग्राफ सोएस यानी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज जो लंदन में स्थित है उसके डिजिटल लाइब्रेरी से प्राप्त हुए हैं। रूसले मोती मस्जिद के बनने का वर्णन करते हैं और उसके लाल पत्थर और मार्बल के उपयोग पर टिप्पणी करते हुए तारीफ करते हैं। उनके सांची के विजिट पर बेगम की मदद पर आभार व्यक्त करते हुए अपने उदयगिरी के दौरे का एक सनसनीखेज वाकया बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे वहां उन्होंने शेर को मारा। ये वाकया पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं जान पड़ता है, इसमें बहुत अतिशयोक्ति लगती है। वे भोपाल में रहने वाले 300 फ्रेंच परिवारों से मिलने का भी जिक्र करते हैं। उनका बाढ़ में भोजपुर से लौटने पर हाथी की सूझबूझ का बयान करते हैं और अपनी जान बचाने में इसका योगदान के बारे में विस्तार में बताते हैं। उनकी किताब किस्सों से भरपूर है जिसमें उस समय के हिंदुस्तान का भी अच्छा वर्णन है। सबसे लोकप्रिय फोटो लुई रोसले की किताब इंडिया एंड इट नेटिव प्रिंसेस ट्रैवल्स इन सेंट्रल इंडिया एंड द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड बंगाल 1875 में छपा है। यह उन फोटोज का बर्ट्रैंड के वुडन एंग्रेविंग की सहायता से लिथोग्राफ बनाकर छापा गया है। लुई रूसले एक फ्रेंच ट्रैवलर थे जो भोपाल सन 1867 में आए और यहाँ 8 महीने बिताए। हिंदुस्तान पहुंचने पर उन्होंने फोटोग्राफिक इक्विपमेंट खरीदे और फोटोग्राफी सीखी, जिससे उनके ट्रैवल बुक महत्वपूर्ण साबित हुई। उनको जहांगीराबाद स्थित मोती महल में रुकवाया था, जिससे उन्हें अंदर शहर आने के लिए बंद दरवाजों को खुलवाना पड़ता था। उन्होंने अपने हिंदुस्तान के दौरे का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। उदाहरण के तौर पर वे किसी एक डांसर के नृत्य का वर्णन करते हैं, साथ में लिथोग्राफ भी है। बताते हैं कि कैसे यह डांसर अपने सर पर एक व्हील रखकर घुमाती है और उससे बंधी रस्सियों में स्थित लूप्स में वह अंडों को घूमते चक्र में पहले एक एक करके रखती है और फिर एक एक करके वापस टोकरी में रखती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद उन अंडों को तोड़कर उसको पकाकर बनाया जाता है, यह बताने के लिए कि वे सच के अंडे थे। इसी समय राजा दीनदयाल एक जाने माने फोटोग्राफर की तरह उभर रहे थे। उनका जन्म मेरठ में हुआ था और वे रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग के बाद इंदौर पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने आ गए। यहाँ उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और महाराजा टुकोजी राव 2 ने उनको असाइनमेंट्स दिए। उनकी ख्याति दूर तक फैली और वे प्रिंस ऑफ वेल्स के 1875 के दौरे में ऑफिशियल फोटोग्राफर नियुक्त हुए, जिसके बाद उन्हें वाइसरॉय के ऑफिशियल फोटोग्राफर बनाया गया, जिसकी एल्बम बहुत सराहनीय है। हैदराबाद के निजाम ने उन्हें अपना कोर्ट फोटोग्राफर बनाया और उन्होंने हैदराबाद, इंदौर, आगरा इत्यादि में अपने स्टूडियोज खोले, जिससे कुछ अंग्रेज और हिंदुस्तानी फोटोग्राफर्स उभर कर निकले। इनके ग्लास नेगेटिव्स
इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट यानी IGNCA जो कि दिल्ली में स्थित है, उनमें है इन नेगेटिव से 2 शानदार एग्जीबिशंस 1993 और 1994 में लगाई गई थी। इन्होंने भोपाल के कुछ फोटोग्राफ्स 1973 में लिए और देखने की बात यह है कि ये शहर के थे, जिसमें ताजमहल पैलेस के बहुत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स हैं। इन फोटोग्राफ्स में ताजमहल, जो शाहजहानाबाद का अहम हिस्सा है, वह और उसके आसपास का पूरा कॉम्प्लेक्स मोतिया तालाब समेत बहुत साफ दिखाई दे रहा है। इसमें इस एरिया का विजन और क्रियान्वयन दोनों देखा जा सकता है पूरी डिटेल्स के साथ। फोटोग्राफी का बढ़ता चलन और बहुत से स्टूडियोज खुलने से व्यापारी, जमींदार और अन्य रईस इसमें रुचि लेने लगे, जिससे वे अपने और अपने परिवार के एल्बम्स बनवाने लगे। लेकिन केवल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ से असंतुष्ट स्टूडियोज एक दूसरे से ज़्यादा बेहतरीन कलाकार बनने की होड़ में फोटोज को एनलार्ज करने लगे और फिर कैनवस पर प्रिंट करके पेंटर्स के साथ मिलकर बड़े बड़े कलर्ड पोर्ट्रेट्स बनाने लगे। ये पोर्ट्रेट पेंटिंग्स के साथ मुकाबला करने लगी और रंगीन होने की वजह से काफ़ी लोकप्रिय रहीं, जब तक कलर्ड फोटोग्राफी का आविष्कार नहीं हुआ। हिंदुस्तान में पेंटिंग्स की कई पद्धति रही हैं, जैसे कि किशनगढ़, कांगड़ा, मुगल मिनिएचर, नाथद्वारा, मधुबनी, और अन्य कई हाईली डेवलप्ड एंड हाईली वाइड स्प्रेड यानी बहुत उन्नत और सारे देश में फैली ये कला कैसे पीछे छूट सकती थी। 20वीं शताब्दी आते तक छोटे बड़े शहरों के बहुत से स्टूडियोज ये काम करने लगे और लोकल आर्टिस्ट के साथ मिलकर इस कला को लोगों तक पहुंचाने लगे। अजंता के इस देश को रंगों से खेलने की आदत भी थी और पकड़ भी, जिसे वे बड़े बड़े कैनवसेस पर उतारते थे और उभारते थे। साड़ियों पर रंगने वालों ने फोटोज को बड़े कैनवस पर एनलार्ज करके इन ब्लैक एंड वाइट फोटोज को रंगीन बनाना शुरू कर दिया। राजा महाराजाओं के फोटोज जो बेजान कॉलोनियल सब्जेक्ट्स बनकर निकल रहे थे, वे अब अपनी रेशमी जरीदार पोशाकों में फिर से निखरने लगे। अधिक जानकारी के लिए अलकाजी कलेक्शन की किताब पेंटेड फोटोग्राफ्स कलर्ड पोर्ट्रेट्स इन इंडिया पढ़ें। ऐसे ही एक कैनवस पर भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां की पेंटेड पोर्ट्रेट सीहोर में रजौरिया ब्रदर्स के स्टूडियो में 1928 में एनलार्ज की गई थी। शायद इस पोर्ट्रेट को R.D. श्रीवास्तव ने पेंट किया था, शायद इसलिए क्योंकि नीचे एक सील में ही यह नाम मिलता है। सीहोर भोपाल की एक छोटी तहसील है जिसका महत्व ये है कि ये अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का घर था, जहां से वे भोपाल राज्य पर नजर रखते थे।
तकनीकी दृष्टि से शायद या कि संभाल के न रखने की वजह से यह पोर्ट्रेट आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यह 6 फीट बाय 4 फीट की कलाकृति बहुत खूबसूरत है और इतिहास के कलाकारों का एक अच्छा नमूना है। आपका मेरी इस प्रस्तुति में यहाँ होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आप ज़रूर आएंगे। नमस्कार।